At what distance from a converging lens of focal length 20 centimeters should an object be placed so that an image thrice the height of the object is found? एक ऐसी इमेज बन जाए जो कि 3 गुना हाइट की हो, ऑब्जेक्ट की तुलना में 3 गुना हाइट। अब देखो बेटे कैसे करें इसको। देखो हमें दिया हुआ है कि 3 गुनी हाइट की इमेज बन जाए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो दिया हुआ है 3। ध्यान दो ये सिर्फ बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज 3 or magnification is equal to -3. That is, I will obtain two different values of, I will have to solve two different equations. तो एक बार मैं लिखता हूँ f अपॉन f प्लस u इक्वल टू 3 और एक बार लिखता हूँ f अपॉन f प्लस u इक्वल टू -3. Now what is f? f is 20. So 20 upon 20 plus u is 3. That gives u 20 is equal to 60 plus 3u. That is u की क्या वैल्यू आएगी बेटे? -40/3. और इस वाली इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन 20 प्लस u इज इक्वल टू -3.
that means 3u is equal to minus 80 और u is equal to minus 80 by, ये दो वैल्यूज हमें मिल जाए। ये तो आ रहा है -13.33 और ये कितना आ रहा है बेटे, -26.6। ठीक है, मतलब रियल दोनों केस में ऑब्जेक्ट रियल है, यू नेगेटिव आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट इज रियल। तो एक रियल ऑब्जेक्ट को या तो 13.33 सेंटीमीटर दूर रख दो या 26.66 सेंटीमीटर दूर रख दो, दोनों ही केस में वो 3 गुना हाइट की इमेज बना दे। ठीक है बेटे, जब मैग्निफिकेशन +3 आ रहा है तो उस केस में वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। और जब मैग्निफिकेशन -3 आ रहा है तो रियल इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दोनों में ही रियल है। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब रियल। और देखो, मान लो हमसे कहा जाए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और एक कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, इनकी ऑप्टिकल एक्सिस कोइंसाइड करती। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने इधर रखा है, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट की हाइट 1 mm। तो हमें पता करना है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो देखो क्या होगा बेटे, पहले लेंस इमेज बनाएगा, हाँ, रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट will get incident on the lens,
So what we do is we apply lens formula. तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1/v minus 1/u is 1/f. वन बाई वी की वैल्यू आ जाएगी 1/20 माइनस 1/10. ये 20 आ गया. तो यहाँ से v की क्या वैल्यू मिल जाएगी, -20. नेगेटिव साइन बता रहा है वर्चुअल इमेज, लेफ्ट में इमेज बन रही है, और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस आ रहा है v/, +2 का मैग्निफिकेशन. ठीक है, मतलब लेंस ने इमेज कहाँ बना दी बेटे, खुद के 20 सेंटीमीटर. अब लेंस से बाहर निकलने वाली जो रेज हैं वो इस पॉइंट से आती हुई लग रही है ना. मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप का ही बना दिया इसको. अब ये रेज इंसिडेंट होंगी किस पर, मिरर पर. तो मिरर के लिए ये 20 सेंटीमीटर वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से काम करो, राइट. मिरर की उससे डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर. तो फॉर मिरर आई अप्लाई द फॉर्मूला 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f. तो हमें मिलेगा क्या, u को मैं लिख देता हूं. अच्छा देखो, डायरेक्टली भी अपन सोच सकते थे कि क्योंकि इसकी रेडियस 40 है और ये डिस्टेंस भी 40 है, इसका मतलब ये पॉइंट बेसिकली सीधा सीधा क्या हो गया, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. तो इमेज वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी. और वो फॉर्मूला लगा के भी आप देख सकते हो, u को -40 रख दो और f को -20 रख देंगे, कॉनकेव मिरर है. तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/40 माइनस 1/20. 40 एलसीएम आया, 1 - 2 हो गया यहाँ से. तो v फिर से -40 मिल गया कि नहीं मिल गया, मतलब फिर से इमेज यहीं पर ये बना देगा. तो ये तो रेस को एज इट इज भेज देगा. तो फिर से मैग्निफिकेशन, मिरर का मैग्निफिकेशन होता है, उसको m2 बोलूं तो -b/u होता है. v इज -40, u इज ऑल्सो -40. तो ये मैग्निफिकेशन -1 के बराबर आ, उसी जगह पर इन्वर्टेड इमेज बना देगा. ठीक है. अच्छा, पहला मैग्निफिकेशन +2 आया, तो लेंस ने दुगने हाइट की इमेज बनाई थी साहब, 2 मिलीमीटर की इमेज बनाई थी. अब ये क्या करेगा, वापस पीछे की तरफ 2 मिलीमीटर की इमेज मिरर बना देगा. ये I1 है और ये इमेज हो जाएगी I2. अब ये जो रेस रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हैं, ये लेंस के लिए I2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा इनकी वजह से. तो क्या मैं फिर से बोल सकता हूं कि पाथ जो है वो रिट्रेस हो जाएगा, रिट्रेस होना पाथ चालू हो गया. तो इमेज विल अगेन बी फॉर्म्ड एट व्हाट, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. या चाहो तो आप लेंस फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो. ध्यान दो, लेंस के लिए अब क्या हो गया है, ये जो 40 सेंटीमीटर दूर जो है I2, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. और रेज भी इसी तरह से आ रही, रेज ऐसे आकर के गिर रही है. मतलब I2 इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस. और लेंस पर जो रेज इंसिडेंट हुई हैं वो लेफ्ट की तरफ जा रही. तो अब लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड. तो u को +40 लिखेंगे, 1/v -1/+40 is 1/f. f is what, 20, right.
अच्छा ये 40 नहीं होगा, ये कितना होगा? 40 तो दूरी आई थी मिरर से, लेंस से तो दूरी 20 ही रह गई, तो इसका मतलब ये कितना होगा? दिस विल बी 20, तो इसको 20 लिखेंगे, राइट। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/20 प्लस 1/20, 2/20 यानी 1/10। तो v की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटे? 10 सेंटीमीटर के बराबर v की वैल्यू। और इसके लिए फिर से अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूं तो v/u के हिसाब से v कितना है? 10, और u कितना है बेटे? 20, तो 1/2 का मैग्निफिकेशन है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आया है। ध्यान दो, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था, तो जो इमेज बनेगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी। और ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर का था तो इमेज 1 मिलीमीटर की बनी। इमेज के इसके लेफ्ट में ही बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, और कितनी बन रही है? 1 mm की। इसको अपन ओवरऑल मैग्निफिकेशन से भी समझ सकते थे बेटे। ओवरऑल मैग्निफिकेशन आ रहा है m1 इंटू m2 इंटू m1 आया था +2, m2 आया था -1, m3 आया है 1/, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है कि नहीं? मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज इस प्रकार की बनेगी। ये ओवरऑल मैग्निफिकेशन इतना। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ, कई सारे डाउट आ गए। चैट बॉक्स मैंने अभी खोला, लेट मी सी क्या क्या डाउट्स हैं। अच्छा, एक डाउट तो जो है वो आई थिंक पार्थ का है, वो पिछले क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। वो कह रहा है साहब, मैग्निफिकेशन जब आपने +-3 लिया था, एक केस में u पॉजिटिव आ जाए और दूसरे में u नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है? कि एक बार आपको ऑब्जेक्ट वर्चुअल लेना है, u पॉजिटिव आ गया मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और u नेगेटिव आ गया मतलब रियल ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगला डाउट क्या है? f नेगेटिव नहीं होगा। किसके f की बात कर रहे हो बेटे? मिरर के या लेंस? लेंस का f तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, चाहे लाइट कहीं से भी इंसिडेंट हो, कहीं से भी लाइट इंसिडेंट हो, लेंस का f अगर पॉजिटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही हो। और कॉनकेव मिरर का f तो नेगेटिव ही लिया है ना? ये वापस से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल वापस से पूरा क्वेश्चन में वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो हुआ क्या, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट था हमारे लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट से रेस लेंस पे गई, लेंस ने कहीं इमेज बनाई, राइट। कहाँ इमेज बनाई? सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाया मैंने और वो पता कर लिया, 1/v माइनस 1/u, u को -10 रख दिया, इक्वल टू 1/f, तो 1/v आ गया 1/20 -10। इस इक्वेशन को सॉल्व करा हमने, तो v की वैल्यू -20 आ गई। रेज ऐसे जा रही थी, तो अभी शुरू में राइट साइड पॉजिटिव थी, लेफ्ट साइड नेगेटिव थी, मतलब इमेज लेंस के लेफ्ट में 20 सेंटीमीटर पे बन गई। ये रहा लेंस, लेंस से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट पे गए,
और यहाँ पर इमेज बन गई। ये इमेज अब कैसी बनी, इन्वर्टेड या इरेक्ट, ये पता करने के लिए मैग्निफिकेशन लिखेंगे। मैग्निफिकेशन M1 नाम दे दिया उसको। लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। V को हमने रखा -20 और U को रखा कितना, -10, तो मैग्निफिकेशन +2 आ गया। इरेक्ट इमेज बन गई, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था, जिस ओरिएंटेशन का ऑब्जेक्ट था, उसी ओरिएंटेशन की इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था 1 mm, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गई 1 mm की। यहां तक सबको क्लियर रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट का जो रिजल्ट है वो ये, दिस इज I1। अब इसके बाद क्या होगा, I1 एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। I1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। तो अब I1 की मिरर से दूरी क्या है, लेंस से 20 है और लेंस और मिरर के बीच की दूरी भी 20 है। तो मिरर की I1 से दूरी 40 हो गई। और आई जो रेज मिरर पे इंसिडेंट रेज जो मिरर पे थी, वो अभी भी राइट में ही जा रही है, तो अभी भी राइट साइड पॉजिटिव और मिरर के लेफ्ट में नेगेटिव लेंगे। तो U को -40 रख दो, तो 1/V + 1/-40 इक्वल टू F। F क्या रख देंगे, मिरर के लिए F -20 हो जाए, तो मिरर के लिए F हो गया कितना, -20। तो 1/V की वैल्यू हो गई 1/40 - 1/20। 40 यहाँ से एलसीएम आ गया, तो 1 - 2, V की वैल्यू हो गई V की वैल्यू हो गई कितनी, -40। -40 का मतलब क्या है बेटे, मिरर से 40 सेंटीमीटर नेगेटिव साइड पे। तो मिरर से 40 सेंटीमीटर नेगेटिव पे जाएंगे तो फिर से वही जगह मिल जाएगी जो I1 की मिली है या नहीं, फिर से वही जगह मिल जाएगी जो I1 की मिली है। और मैग्निफिकेशन जब मिरर का निकालेंगे तो -V/U फॉर्मूला यूज करेंगे। तो -V/U से हमारे पास क्या आएगा बेटे, माइनस ऑफ -40 अपॉन -40, तो -1 मिल जाएगा। मतलब उसी जगह पर इमेज बनेगी लेकिन इन्वर्टेड बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है और सेम साइज की। तो ऑब्जेक्ट 2 mm का था तो इमेज भी 2 mm की, लेकिन ऑब्जेक्ट के ठीक उल्टी। ये बात क्लियर है भाई। यहां तक क्लियर है। मैग्निफिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मैग्निफिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है, मतलब इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझने के लिए तुम्हें इसके दो एस्पेक्ट समझने पड़ेंगे। एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो जैसे मैग्निफिकेशन आया -1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, +1। इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट होगी। मैग्निफिकेशन आया 2, तो मैग्नीट्यूड भी है 2। इसका मतलब इमेज हाइट विल बी ट्वाइस द ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। दूसरा मैग्निफिकेशन का साइन, जब मैग्निफिकेशन आया था +2, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज इरेक्ट है। मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी। ये पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का। सेकंड वाले केस में जो M2 आया वो -1 आया, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के तुलना में इन्वर्टेड बनेगी। अच्छा, जब हम M2 मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, M2 मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट कौन है, उसमें ऑब्जेक्ट I1 है। उसमें ऑब्जेक्ट कौन है, I1। तो जो इमेज बनेगी वो I1 की ही हाइट की बनेगी, यानी 2 mm की बनेगी, लेकिन I1 के तुलना में इन्वर्टेड बनेगी। I1 प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, ठीक है। ये बन गई आपकी I2।
अब देखो क्या हुआ था, I2 तक रे वास्तव में पहुंची नहीं है, अभी तो मिरर ने रेज को रिफ्लेक्ट किया है और वो I2 की तरफ जा रही है, लेकिन फाइनली लेंस से रिफ्रैक्शन भी होगा अब, ठीक है, लेंस से अब उनका रिफ्रैक्शन भी होगा। देखो ये जो रेज हैं जो कि मिरर ने रिफ्लेक्ट करी है इस तरीके से, ये अभी किसकी तरफ जा रही है बेटे, ये रेज जा रही है I2 की तरफ जा रही है। अभी इन रेज का लेंस द्वारा रिफ्रैक्शन होना बाकी है, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जब लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, वो अगले पेज पे मैंने सॉल्व किया है इस तरीके से, तो लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो जाएगी और राइट साइड नेगेटिव, और I2 will act as virtual object for the lens, है ना। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, तो रेज विच आर इंसिडेंट ऑन द लेंस नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर are traveling towards I2, so I2 is an object for the lens, and since I2 lies on the positive side, U को +20 लिख दिया, और F तो +20 है ही सही, तो फिर से सॉल्व किया तो V कितना आया, +10 आया, राइट। +10 मतलब मिरर से पॉजिटिव साइड पे 10 सेंटीमीटर, लेंस से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर इमेज बन, I3 वो इधर बन जाएगी, और यहीं पर ध्यान दो ऑब्जेक्ट भी था। अब जब मैंने मैग्निफिकेशन लिखा M3, तो वो V by U आया, V is 10, U is 20, तो +½ आया। अब ये +½ किसके रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था I2 ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगी उसका ओरिएंटेशन इसके जैसा होगा, I3 का ओरिएंटेशन I2 के जैसा होगा, राइट। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब यही है, इमेज इज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इमेज इज I3, ऑब्जेक्ट इज I2, तो इमेज फाउंड विल बी लाइक दिस, एंड इट विल बी हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो 2 mm का आधा कितना होगा, 1 mm, राइट। इस वजह से अपन ने I3 को ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। अच्छा ध्यान दो, जब मैं सारे मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, मान लो सीरीज ऑफ इमेजेस आर गेटिंग फॉर्म्ड, M1 M2 M3 ऐसे हैं, M1 ने इमेज बनाई, फिर उसने जो इमेज बनाई उसने M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, फिर उसने जो इमेज बनाई उसने M3 के लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम किया, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन इतना आ जाता है। ये ओवरऑल एक मैग्निफिकेशन जो है वो हमें फाइनल इमेज एंड ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशो बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन ओवरऑल, टोटल मैग्निफिकेशन -1 आया, इसका मतलब क्या है, द फाइनल इमेज is inverted with respect to object, with respect to original object, and of same height of original object. आई होप अभी इसका एस्पेक्ट क्लियर है। सर I2 के बाद कोई इमेज फॉर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती बेटे, क्योंकि देखो क्या होगा, I2 के बाद, I2 नहीं I3,
I2 के बाद तो I3 बनी ही है। आई थिंक आप I3 के बाद पूछना चाहते हैं या I2 के बाद पूछना चाहते हैं? I3 के बाद कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि क्या हुआ देखो, इस लेंस से निकलने के बाद रेज ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? I3 पे इंटरसेक्ट किया। अब I3 पे इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होगा? ये जो रेज हैं ऐसा लेफ्ट में ही आगे चलती चली जाएंगे ना, लेफ्ट में ही आगे जाती जाएंगी, राइट? अब तो ये स्ट्रेट लाइन में चलती जाएंगी। अब इसके बाद और कोई आगे इमेज नहीं बनेगी, I3 ही फाइनल इमेज बनेगी। यस, ये बात समझ में आई बेटे? I3 ही फाइनल इमेज हो, क्यों होगी ये समझ में आया? अच्छा, एक और डाउट है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर 2 होगा तो इसका इमेज ट्वाइस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब क्या है? साइज ऑफ इमेज इट इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। I1 I2 को इंटरमीडिएट इमेजेस बोल देते हैं। यस, बिल्कुल, इनको आप इंटरमीडिएट इमेजेस बोल सकते हो, बीच की इमेज। अब क्लियर हो गया सबको ये? ओके, गुड। तो ये बेसिकली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ना, लेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, इसका हमने बेसिक चीज सीखी है। इसके अलावा देखो, हमारा एक बात अपन और पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर सम स्पेशल पोजीशंस ऑफ देखो बेटे क्या है, लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो पहली ऑब्जेक्ट की स्पेशल पोजीशन होती है u टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना? u टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब क्या है? पैरेलल रेस इंसिडेंट ऑन, अगर ऐसा है तो इस फॉर्मूले में आप u को इंफिनिटी रख दो, तो v की वैल्यू f आ जाती है। ठीक है, नाउ वी हैव टू रिमेम्बर द डायग्राम आल्सो। देखो, ये जो सिंबल होता है ना ऐसा वाला, ये सिंबल होता है एक कन्वर्जिंग लेंस, मतलब फोकल लेंथ उसका पॉजिटिव। और ऐसा वाला जो सिंबल होता है, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस का, मतलब उसका फोकल लेंथ नेगेटिव। अब देखो क्या है, वी एफ के बराबर आ रहा है। अच्छा, ये मैंने जनरल लेंस फॉर्मूला यूज करके लेके आया हूं मैं कि वी एफ के बराबर आ रहा है। ठीक है, मतलब दिस इज एप्लीकेबल फॉर, दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ converging as well as diverging lenses. Now look at this. अगर हम कन्वर्जिंग लेंस के लिए बात करें तो रे डायग्राम कैसा बनेगा?
इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, मतलब रेज इस तरह से आ रही है, और फोकस पर इमेज बनी और फोकस पॉजिटिव है, इसका मतलब रे डायग्राम विल बिकम समथिंग लाइक और इस वाले केस का रे डायग्राम कैसे बनेगा बेटे? फॉर अ डाइवर्जिंग लेंस रेज आई इन्फिनिटी से, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, और चली गई कैसे? एफ नेगेटिव आ रहा, एफ पे इमेज बनी एंड एफ इज नेगेटिव। अब नेगेटिव साइड तो लेफ्ट वाली साइड ही हुई, क्योंकि इंसिडेंट रेस तो राइट में जा रही थी, तो इस तरह की। For diverging f is negative, yes. For diverging lens f is negative, या f नेगेटिव का मतलब ही डाइवर्ज होना। अब सेकंड केस की बात करते हैं। u को रखते हैं माइनस f के बराबर। लेंस फॉर्मूला होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/b माइनस ऑफ u को माइनस f रख दिया, तो आ गया 1/b प्लस 1/f इक्वल टू 1/f। That means 1/b is 0. That means b tends to infinity. जब ऑब्जेक्ट माइनस एफ पे है तो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है, इसका मतलब क्या है? रेज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर। अब देखो, एक कन्वर्जिंग लेंस के लिए इसका क्या मतलब होगा फिजिकली, और डाइवर्जिंग लेंस के लिए इसका क्या मतलब है, ये what will be the corresponding ray diagram look like? कन्वर्जिंग लेंस का f पॉजिटिव होता है, u equal to minus f, f is positive,
तो फॉर कन्वर्जिंग लेंस u इक्वल टू माइनस एफ इम्प्लाइज रियल ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, जो कि इतना f डिस्टेंस पे है और रियल है, ताकि रेज इस तरह से जाएं और इमेज इन्फिनिटी पर बन जाएगी, मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद rays will become parallel to principal axis। ठीक है। और डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा बेटे? डाइवर्जिंग लेंस में f पहले से ही नेगेटिव होता है, तो f अगर उसका पहले से ही नेगेटिव है तो u इक्वल टू माइनस एफ का मतलब क्या है? u इक्वल टू माइनस एफ का मतलब हो गया u इज पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का मतलब कैसा ऑब्जेक्ट हो गया बेटे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब इस लेंस पर जो रेज इंसिडेंट होनी चाहिए वो कैसी इंसिडेंट होनी चाहिए भाई? इस कन्वर्जिंग टाइप की रेज इस पर इंसिडेंट होनी, जो कि एफ डिस्टेंस की तरफ जा रही हूँ। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या कहोगे? u इक्वल टू माइनस। तो ये भी इमेज कहाँ बना देगा? इन्फिनिटी पर, मतलब कि रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ध्यान दो, अगर फाइनल रेस को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाना चाहता हूं तो कन्वर्जिंग लेंस में मुझे रियल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और डाइवर्जिंग लेंस में मुझे वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इस तरह की और पहले से कन्वर्जिंग टाइप की बीम मेरे को इंसिडेंट करनी पड़ेगी डाइवर्जिंग लेंस पे, तब जाकर के लेंस से निकलने के बाद रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो पाएंगे। ठीक है। देखो, दोनों के लिए हम कह रहे हैं कि u इक्वल टू माइनस एफ। For both the lenses, what we are saying is that u is equal to minus f, but u equal to minus f means real object for a converging lens, whereas u equal to minus f means virtual object for diverging lens, right? ये बात समझ में आती है बच्चों? अगले पेज पे चला जाए, प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं? ये रहा प्रीवियस पेज।
आहा, एक बच्चा बोल रहा है साहब हम कंफ्यूज हो गए हैं, ये फोकस कहाँ। अभी देखो कंफ्यूजन तुम्हारा खत्म कर देंगे, दोनों चीज समझाएंगे, है ना, दोनों को एक साथ बात करेंगे। देखिए, we have two types of lenses, converging lens and diverging lens. कन्वर्जिंग लेंस किसे कहेंगे? एक ऐसा लेंस जिस पर अगर पैरेलल रेज भेजी जाएं तो वो उन रेज को कन्वर्ज कर, है ना, अपने आगे की तरफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा दे। तो इस लेंस को क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। और ये वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? इसका फोकस या प्राइमरी या सिर्फ फोकस भी कह सकते हैं। उसी तरह से डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? एक ऐसा लेंस कि जिस पे अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट करी जाएं तो वो उनको डाइवर्ज कर देगा, such that they appear to come from a point behind the lens. And this point is called as again focus or primary focus. अब उसके बाद दूसरा मुद्दा क्या होता है कि एक पॉइंट और होता है, उसकी भी डिस्टेंस उतनी ही होती है लेंस से जितनी फोकस की होती है, लेकिन कन्वर्जिंग लेंस के लिए वो इधर लाई करता, कि वहां पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रख दें और उससे निकलने वाली रेज जो लेंस पर गिरेंगी वो क्या करेगा? उन रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको एफ डैश बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, राइट। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस के लिए होता है वो पॉइंट इस तरफ, मतलब अगर इस तरह का रे आए तो ये रे का क्या होगा? ये लेंस से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और ये जो पॉइंट होता है ये होता है क्या? एफ डैश या सेकेंडरी, ठीक है।
ये बात समझ में आती है भाई सब लोगों को? आई होप अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ये इनका क्या मतलब होता है। हाँ बेटे, अभी कौन पूछ रहा था सर, हम कंफ्यूज हो गए, ये कहाँ उनको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई थोड़ा? देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ, और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं माइनस। डाइवर्जिंग लेंस के लिए ये एफ इधर आ जाएगा और माइनस एफ राइट में, क्योंकि इसका एफ खुद ही नेगेटिव है। ठीक है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल हो, ध्यान दो, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल हो और रिफ्रैक्शन के बाद वो जिधर वाकई में चली जाए या जाती हुई लगे, उस पॉइंट को कहते हैं प्राइमरी फोकस। और ऐसे किस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखें कि रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाए, तो उस पॉइंट को कहते हैं सेकेंडरी फोकस। नाउ सेकेंडरी फोकस फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस इज अ रियल ऑब्जेक्ट, but secondary focus for a diverging lens is a virtual object, right? पिछला पेज देखना चाहते हैं कुछ लोग, पिछला पेज देखो। एक और हो, एक और होगा। एक और स्पेशल केस होता है, कौन सा देखो, लेंस फॉर्मूला इज दिस, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। ये थर्ड स्पेशल केस है। अगर u को आप -2f रख देते, इफ वी सब्स्टिट्यूट u एज -2f, तो देखो क्या आता है, 1/v minus 1 by -2f is 1 by f. That means 1 by v is 1 by f minus 1 by 2f. यहाँ से 2f आ जाएगा 2 minus 1, तो v की भी क्या वैल्यू आ जाएगी 2। u को -2f रखेंगे तो v कितना आ जाएगा +2f। Now what it means for a converging lens, u -2f है, f पॉजिटिव है तो u नेगेटिव हो गया, u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पे रख दोगे तो उसकी इमेज वो किधर बना देगा, +2f पे बना देगा। +2f पे बना देगा मतलब दूसरी साइड पर 2f डिस्टेंस पर उसकी इमेज। बट व्हाट इट मीन्स फॉर अ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के लिए इसका क्या मतलब है? देखो डाइवर्जिंग लेंस का f खुद ही नेगेटिव होता है, तो u इक्वल टू -2f का मतलब क्या है,
u इक्वल टू -2f का मतलब है कि आपको एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट वाला ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये 2f डिस्टेंस की तरफ जाती हुई रेस कंसिडर करनी पड़ेगी। इस तरह की रेस कंसिडर करनी पड़ेगी। इसी को कहेंगे बेटे क्या, u इक्वल टू -2f। तो ये इमेज किधर बना देगा, +2f पर, मतलब इधर। ये क्या करेगा, इन रेस को इस तरह से रिफ्रैक्ट करेगा। ये इस तरह, ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, इसको मॉड u इक्वल टू -2f, तो v इक्वल टू +2। देखो कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या है ना, तो मैं हमेशा डायग्राम अच्छा अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा भाई, इसके लिए f पॉजिटिव है तो दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता। u इक्वल टू -2f, तो मतलब u नेगेटिव मतलब वैसे भी रियल ऑब्जेक्ट, और v पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस में क्या है, f नेगेटिव होते ही पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाती है। f नेगेटिव हो गया, अब u को -2f रखना चाहते हो, f खुद नेगेटिव है, यानी u पॉजिटिव हो गया, और u पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ये पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, 2f डिस्टेंस पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर है तो उसकी इमेज भी 2f पर बनेगी, और वो इमेज भी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। ये रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है, और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब देखो इस इन स्पेशल केसेस पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे, देखना समझना। इसको इसको मैं हटा दूं, आगे चलूं, मतलब अगली स्लाइड पे चलूं। अगली स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, ये कन्वर्जिंग लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और ये एक कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर। दे आर कोएक्सियल,
their optical axis coincide. A parallel beam of light is incident on the convex lens. Find D so that rays emerging from the concave lens again become parallel to principal axis. So that rays emerging from the concave lens again become parallel to the principal axis. कुछ लोगों ने आंसर दिया है, अभी सिर्फ 2 लोगों ने दिया है। अच्छा देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है सिर्फ, ये क्या करेगा? अच्छा ठीक है, ट्राई कर लो।
15 is the correct answer. 15 is correct answer. कुछ लोगों ने सही दिया है, कुछ लोगों ने 25 बताया। 25 सही। अच्छा देखो कैसे, देखो कन्वर्जिंग लेंस तो क्या करेगा, जो पैरेलल रेज आई हैं उनको अपने आगे 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ भेज दे। अब देखो डाइवर्जिंग लेंस से मैं चाहता हूं कि रेज कैसी हो जाए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए। तो उस पर रेज इस प्रकार से गिरनी चाहिए ना, ऐसे इंसिडेंट होनी चाहिए। रेज मस्ट गेट इंसिडेंट लाइक दिस, है ना। कन्वर्जिंग बीम गिरना चाहिए उस पर। लुक एट द एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड, ये वाला। लुक एट दिस, रिमेंबर दिस डायग्राम फॉर अ डाइवर्जिंग लेंस। ऐसे कन्वर्ज होती हुई रे उस पे गिरेंगी, तब जाकर के वो उनको पैरेलल कर पाएगा। तो देखो क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो डाइवर्जिंग लेंस यहां कहीं पे रखा होना चाहिए, ऐसे रख दूं मैं डाइवर्जिंग लेंस, सो दैट ये जो पॉइंट यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है वो इस लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रह जाए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ -5, तो ये क्या करेगा, इन रेस को आगे, तो अब ये रे इस तरह से नहीं जा पाएंगे। ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इन रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो अब इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डी हो जाएगा 20 - 5, मतलब कितना, 15 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। अब देखो जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे कि साहब 25 सेंटीमीटर रख दो, देखो 25 में तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा 25 में, रेज आई, कॉन्वर्जिंग लेंस ने अपने से 20 सेंटीमीटर दूर इसको फोकस कर दिया, और तुमने तो लेंस को और 5 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है डाइवर्जिंग लेंस। तो अब ये रेज आगे चल करके उस पर इस प्रकार से इंसिडेंट होंगी, और ये डाइवर्जिंग बीम को तो और डाइवर्जिंग बना दे। तो क्या होगा, वो पैरेलल तो नहीं हो पाएंगे। तुमने कहा साहब इस डिस्टेंस को 5 रख दो, उससे काम नहीं चल पाए, तब जाकर के तुमने 25 आंसर निकाला। ये इससे काम नहीं चल रहा है। क्या इससे रेस पैरेलल हो पा रही है क्या प्रिंसिपल एक्सिस के? इससे रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो पा रही हैं। काम तो हमारा इस के डायग्राम से चलेगा। क्लियर हुआ भाई सबको? ओके। अच्छा अब अगर इसी में मैं दोनों लेंसेस को कन्वर्जिंग बना, ये है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, और ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरेलल रेज आई, हमें इन दोनों लेंसेस के बीच की दूरी पता करनी है,
find D so that rays again become parallel to principal axis after emerging from second lens. अब के डी क्या होना चाहिए ये? अभी तक मेरे पास जितने भी लोगों के आंसर आए हैं सबके सही आए हैं, बड़ी खुशी की बात। आई एम फीलिंग हैप्पी। एक और दो आंसर और आए, वो भी सही है। वेरी गुड। एक और आंसर है, वो भी सही है। एक और करेक्ट आंसर। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। ऑल करेक्ट आंसर्स हैं बेटे, बिल्कुल सही है बेटे। देखो क्या है, पहला वाला लेंस क्या करेगा, पैरेलली इंसिडेंट रेस को अपने प्राइमरी फोकस यानी के 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट की तरफ भेज देगा। दूसरा वाला लेंस भी कन्वर्जिंग है, तो उस पर क्या होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट से, मतलब ऐसे 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से रेज आनी चाहिए, तब जाकर के वो उनको पैरेलल करता है। ठीक है, तो वो वाला जो लेंस होना चाहिए सेकंड लेंस, वो इस वाले पॉइंट के भी आगे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, इस वाले पॉइंट के 10 सेंटीमीटर आगे होना चाहिए। तो यहाँ से जब रेज आगे चलेंगी तो वो इनको प्रिंसिपल एक्सिस के पास, तो इन लेंस के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी बेटे, डी विल कम आउट टू बी 30। क्या ये बात क्लियर है सबको? ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन में हमसे कोई ये पूछ ले, इन द प्रीवियस क्वेश्चन find the ratio of intensities of the emergent and the incident beam. Assume 100% refraction from both the lenses.
अब देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें एक तो इंटेंसिटी आया है। इंटेंसिटी के बारे में हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है, मैं इंटेंसिटी के बारे में तुम्हें बता देता हूँ क्या होती है। इंटेंसिटी इज ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज एनर्जी carried by it per unit time per unit area, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज पावर transmitted by it पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या हो गई, पावर, तो इंटेंसिटी हो गई पावर पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट, तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर या वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये हमें दिया हुआ है कि भाई जितनी एनर्जी पहले लेंस पे इंसिडेंट हुई वो पूरी की पूरी दूसरे लेंस से ट्रांसमिट हो रही है, कहीं भी एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, राइट, ऐसा हमें दिया हुआ। लेकिन ध्यान दो कि अगर इंसिडेंट और इमर्जेंट बीम को आप देखो तो इंसिडेंट बीम का डायमीटर ज्यादा है और इमर्जेंट बीम का डायमीटर कम है। मतलब पावर दोनों का सेम है, यहाँ पे पावर P है तो यहाँ भी पावर P है, लेकिन यहाँ एरिया को अगर A1 कहूँ तो यहाँ एरिया A1 नहीं है, यहाँ एरिया कुछ A2, तो पावर पर यूनिट एरिया दोनों का अलग अलग। सेम एनर्जी कम एरिया में आ गई है तो ज्यादा इंटेंस हो गई है बीम, राइट। सेम एनर्जी कम एरिया में आ गई है तो बीम क्या हो गई है, इंटेंस हो गई। अज्यूम 100% रिफ्रैक्शन, है ना, मतलब हमें ये मानना है कि लेंस से जो थोड़ा बहुत पार्शियल रिफ्लेक्शन वगैरह होता है या कुछ एनर्जी लेंस एब्जॉर्ब करके रख लेता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो उस पे एनर्जी गिर रही है उसको पूरी की पूरी एनर्जी को आगे भेज दे रहा है। पावर के नीचे मैंने लिखा है एरिया ऑफ द बीम, A1 इज एरिया ऑफ इंसिडेंट बीम, A2 क्या है, एरिया ऑफ इमर्जेंट। इसको सिलेंड्रिकल बीम की तरह से मान रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ सिलेंड्रिकल, तो डायमीटर कम हो गया है। ध्यान दो, इस पॉइंट को आप ए कहो, इसको बी कहो, इसको सी, इसको डी, और बीच वाले पॉइंट को एफ कह दें, तो ए एफ बी, ट्राइंगल ए एफ बी is similar to triangle CFD,
AFB is similar to CFA। इसका मतलब क्या है बेटे? AB डिवाइडेड बाय CD, ये किसके बराबर होगा? दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। और ये वाली लेंथ क्या थी? 20 सेंटीमीटर। और ये कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो इसको 20 अपॉन 10 ऐसा लिख सकते हैं। तो AB अपॉन CD आ जाएगा 2:1 के बराबर, यानी डायमीटर ऑफ इंसिडेंट बीम अपॉन डायमीटर ऑफ इमर्जेंट बीम का रेशो 2:1 आ गया बेटा। तो एरिया का क्या रेशो आ जाएगा? एरिया डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो उसका रेशो 4:1 आ जाएगा। इसका मतलब इंसिडेंट इमर्जेंट इंटेंसिटी और इंसिडेंट इंटेंसिटी का रेशो लिखूंगा तो I2 होगा P/A2 और I1 होगा P/A1। तो ये वैल्यू A1/A2 के बराबर है, और A1/A2 का रेशो आ रहा है 4:1। तो ये जो इंटेंसिटीज हैं दोनों का 4 गुना इंटेंस हो जाएगी। ठीक है, मतलब देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं जो इंसिडेंट बीम है ना, इसके सामने कुछ पर्टिकुलर एरिया का ऑब्जेक्ट रखूं और इसके सामने भी उतने ही एरिया का ऑब्जेक्ट रखूं, तो क्या होगा? इमर्जेंट बीम के सामने सेम ऑब्जेक्ट ज्यादा एनर्जी रिसीव करेगा कि नहीं करेगा? वो ज्यादा एनर्जी रिसीव करेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बिखरी हुई है, ज्यादा बड़े एरिया में फैली हुई है। जबकि इस वाले बीम में वही एनर्जी क्या है? कम एरिया में फैल गई। यहाँ पर एनर्जी ज्यादा बड़े एरिया में फैल, और इसमें एनर्जी जो है वो कम एरिया में फैल। तो पर यूनिट एरिया एनर्जी ज्यादा है। ठीक है बच्चे, चलो अभी आप अगली क्लास में पढ़ो। अगली क्लास में इसको दोबारा ले लेंगे, ठीक है? अभी केमिस्ट्री की क्लास कर लो आप, ठीक है? हाँ, अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या है? एक्सरसाइज 1 का सेक्शन डी तक, सेक्शन ई तक कंप्लीट करना। ठीक है, ये पहले यही डिस्कस करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। ठीक है, ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।